मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो है आपका उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, ये जो आपका चैप्टर है वो 4 नंबर का है। इसमें से दो नंबर के 2 प्रश्न पूछ लेता है या फिर एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है 4 नंबर का। तो इस चैप्टर में अपन उपसहसंयोजक यौगिक की चर्चा करेंगे। उपसहसंयोजक यौगिक होता क्या है? इससे पहले अपन को जो आपका लवण होता है उसकी परिभाषा पर जाना पड़ेगा। तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो भी आपको उत्पाद प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास HCl अम्ल हो गया और क्षार क्या हो गया? KOH। ये है आपका अम्ल और इसके साथ में ये क्षार। ये क्रिया करेंगे तो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यही होती है। तो ये आपका क्या बन गया? लवण। तो कोई भी अम्ल है उसके अगर क्षार से अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या बनता है? लवण। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण। तो देखो, ये जो लवण है, ये लवण है अपने यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। एक तो क्या है? साधारण या सरल लवण, और एक क्या होंगे? योगात्मक लवण। अब इसको यौगिक बोल देते हैं, सरल यौगिक और ये योगात्मक यौगिक। सरल यौगिक तो क्या होंगे? अम्ल और क्षार की सामान्य अभिक्रिया से बनेंगे, वो आपके सरल यौगिक हो गए। योगात्मक यौगिक में क्या होगा? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाएंगे और जो लवण मिलेंगे उन 2 या 2 से अधिक लवणों को आप क्या कर देंगे? मिक्सअप कर देंगे। 2 या 2 से अधिक साधारण आपके जो लवण है उनको क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो उनसे नए यौगिकों का निर्माण होगा। इनका निर्माण होगा, नए यौगिकों का निर्माण होगा जिनकी रस समीकरण मिति अपने आप में व्यवस्थित हो। देखो कैसे? आपके पास K2SO4 है। इस K2SO4 में मैंने क्या डाल दिया? Al2SO4 की हो। पोटेशियम सल्फेट हो गया और यह आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों ही क्या है? ये भी सरल लवण है और ये भी क्या है? सरल लवण। इन दोनों को आपस में वाटर में मिक्सअप कर दिया। क्या कर दिया? पानी में मिला दिया। तो पानी में मिलाने से एक नया यौगिक प्राप्त हो जाएगा। पानी में मिलाएंगे, फिर इसको हीट देंगे तो आपको एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे? द्विक लवण। क्या बोलेंगे? द्विक लवण। वो द्विक लवण आपका ऐसा होगा कि उसे जब आप पानी में वापस से डालोगे उस ठोस क्रिस्टल को, तो दोबारा क्या होगे? आपके जितने भी धनायन है और ऋणायन है वो अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। यानी विलयन में उपस्थित सभी आयन अपना अपना परीक्षण देंगे। तो इसे क्या बनेगा? देखो, पानी में अगर आपने इसको डाला और फिर इसको क्या किया? थोड़ा सा हीट किया, तो आपके पास नया जो यौगिक बनकर आएगा वो ऐसा होगा K2SO4 Al2SO4 की हो 23 और 24H2। 24 जल के अणु इस क्रिस्टल के अंदर संरचना में विद्यमान। तो ये आपका क्या होता है? पोटाश एलन। क्या है? पोटाश एलन या पिटगल। 2 या 2 से अधिक सामान्य लवणों को आप मिक्सअप कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं
और फिर इससे नया यौगिक जो प्राप्त हो रहा है उसको थोड़ा सा हीट अगर अपन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, आपको एक नया रसमीकरण मिति यौगिक प्राप्त होता है। और इस यौगिक को अगर आप वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूटता है और इसमें उपस्थित जो धनायन और ऋणायन है वो सब के ये परीक्षण देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? द्विक लवण क्या होता है? दो या दो से अधिक जो साधारण लवण होते हैं, सरल लवण होते हैं, उनका क्या होता है, यौगिक होता है, उनका क्या होता है, मिक्सचर होता है। उनको आपने क्या किया, पानी के अंदर डाल लिया, ये वाला सरल लवण भी डाल दिया, ये सरल लवण भी डाल दिया, और फिर इसको क्या किया आपने, हीट दिया। हीट देने से आपको नया यौगिक एक प्राप्त होगा, K2SO4 Al2SO4 का ऑक्साइड और 24H2। ये वाला ठोस क्रिस्टल प्राप्त होगा। इसको जब आप पानी में वापस डालोगे तो ये पूर्णतः आयनिक अवियोजित हो जाएगा, पूरा का पूरा आयनों में टूट जाएगा। कौन कौन से आयन देगा, पोटेशियम धनायन देगा, सल्फेट ऋणायन देगा, और ये आपके एल्यूमिनियम धनायन का परीक्षण देगा। तो दो धनायन और एक ऋणायन का परीक्षण देगा कि नहीं देगा। ऐसे ही आपके पास अगर आपने KCl के साथ में MgCl2 ले लिया और इसको किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। ये पानी के अंदर डालकर फिर इसको क्या किया आपने, हीट किया। तो हीट करने से क्या होगा, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और कुछ पानी इसकी क्रिस्टलीय संरचना में शेष रह जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखो इससे KCl MgCl2 और 6H2 ये आपको यौगिक प्राप्त होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे बोलते हैं कार्नेलाइट। तो ये दो सरल लवणों से बन रहा है कि नहीं बना, दो सरल लवणों से यौगिक बन रहा है। और जब इसको अगर पानी के अंदर आप दोबारा डालोगे तो पानी में डालने पर ये इसमें उपस्थित सभी धनायन और ऋणायनों का परीक्षण देगा। जितने भी धनायन मौजूद होंगे उन सब का परीक्षण देगा और ऋणायनों का परीक्षण भी देगा। यानी ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक अवियोजित हो जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विक लवण। द्विक लवण के लिए शर्त क्या है, ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक या अवियोजित हो जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक। सरल लवण तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बन गए। अब लवण अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बन गए सरल लवण। अब सरल लवण के बाद में अपना जो दूसरा है वो योगात्मक यौगिक है? तो दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण से बनते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं वो कौन से यौगिक हैं, ये ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जिनको जलीय विलयन में डालने पर पूर्णतः आयनिक अवियोजित हो जाते हैं, अर्थात अपने सारे के सारे धनायन और ऋणायन का जलीय विलयन में परीक्षण देते हैं। दूसरे अपने पास कौन से होते हैं, इस द्विक लवण का एक और उदाहरण अपन ले देते हैं, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट है, FeSO4 NH4 whole twice SO4 और इसके साथ में 6 जल के अणु, ये आपस में मिक्सअप होते हैं। तो ये वाला यौगिक आपको प्राप्त हो जाएगा भाई, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और 6 के जल के अणु ये आपस में यौगिक बना लेते हैं। उस यौगिक को अपन क्या बोलते हैं, मोर लवण। प्रैक्टिकल में काम में आता है ये मोर लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, मोर लवण। इसको भी जब आप जल में डालोगे तो जल में डालने पर ये पूरा का पूरा आयनित हो जाएगा। यानी कौन कौन से आयन देगा, Fe+2 आयन देगा, SO4-2 आयन देगा और NH4+ आयन देगा, अमोनियम आयन देगा। यानी ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक या वियोजित हो जाते हैं और अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन, द्विक लवण बोलेंगे। दूसरा इसमें अपन पढ़ेंगे जटिल लवण।
योगात्मक यौगिक के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, जटिल लवण या योग। देखो अपन ने लवण से शुरू किया था। लवण के दो प्रकार, एक तो सरल और एक योगात्मक। अब योगात्मक का प्रकार पहला तो कौन सा हो गया, द्विक लवण, और दूसरा कौन सा हो गया, जटिल लवण। सरल लवण और योगात्मक लवण। अब योगात्मक लवण के दो प्रकार हो गए, एक तो द्विक लवण हो गया और एक जटिल लवण या यौगिक हो गया। बात समझ में आई। अब जटिल लवण में देखो क्या होता है, जैसे मैंने KCl ले लिया, अरे KOH HCl अम्ल क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना हुआ है ये यौगिक। इसके साथ में मैंने FeCl की होल ट्वाइस ले लिया, तो इसके चार अणु इसके अणु के साथ क्रिया करके आपके पास ये वाला यौगिक बनाते हैं K4FeCl6, ये यौगिक बनता है। और इस यौगिक को जब आप जल में डालोगे तो जल अपघटन कराने पर, इसके जल अपघटन कराने पर ये पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होता है। ये आयन तो देता है लेकिन इसमें उपस्थित धनायन आपका कौन सा है, पोटेशियम हो गया, और ये आपका फेरस और ये साइनाइड। तो यहाँ पर ये पोटेशियम आयन का परीक्षण तो दे देगा, लेकिन उसके साथ में क्या देगा, ये संकुले ऋणायन का परीक्षण देगा। धनायन का परीक्षण इसने दे दिया और किसका दिया, संकुले ऋणायन का। तो ये क्या होते हैं, जो जटिल यौगिक जटिल लवण होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते। देखो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो सरल लवण होते हैं और दूसरे योगात्मक लवण होते हैं। अब योगात्मक जो लवण है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। योगात्मक लवण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाया जाता है तो बना यौगिक है वो क्या कहलाता है, योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो कौन से होते हैं, द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाया जाता है और फिर इनका गर्म करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, योगात्मक यौगिक कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। द्विक लवण कब कहलाएगा, जब ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाता है। इसके उदाहरण हो गए आपका कार्निलाइट हो गया, पोटासिलम फिटकरी हो गई और मोल लवण, इसके उदाहरण किसके, द्विक लवण के। दूसरे होते हैं जटिल लवण, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, जटिल लवण बोलते हैं। ये जल में डालने पर आयनित तो होते हैं लेकिन पूर्णतः आयनों में नहीं टूटते। यहाँ पर कितने आयन देने चाहिए, अरे दो धनायन एक ऋणायन देना चाहिए था कि नहीं। देखो यहाँ पर साइनाइड साइनाइड ये तो ऋणायन तो कॉमन हो गया, लेकिन धनायन यहाँ पोटेशियम है यहाँ फेरस है, तो दो धनायन और एक ऋणायन का परीक्षण देना चाहिए था कि नहीं। तीन आयनों का परीक्षण देना चाहिए था, लेकिन कितने आयनों का परीक्षण दे रहा है, ये पोटेशियम धनायन और संकुल ऋणायन का परीक्षण ही दे रहा है, यानी दो आयनों का परीक्षण इसने दिया, तो पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं हुआ। इस कारण से इसे अपन क्या बोलेंगे, जटिल लवण बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे, जटिल कंपाउंड बोलेंगे, जटिल। बात समझ में आ गई। ऐसे ये इसका क्या था, बेसिस था कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, लवण किसे कहते हैं। लवण दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल लवण और एक योगात्मक लवण। योगात्मक लवण के भी आगे दो प्रकार होते हैं, एक तो द्विक लवण और एक जटिल। ये अभी तक अपन देखें। अब इसके आगे अपन यहीं से थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। देखो
ये अपन ने उदाहरण लिख रखा है 4KCl प्लस FeCN की होल ट्वाइस। क्या बन रहा है आपका K4 FeCN6 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाला बन रहा है। अब इसमें अगर अपन बात देखें तो देखो ये जो वर्गाकार कोष्ठक में जो स्पीशीज लिखी जाती है, वर्गाकार कोष्ठक में लिखी गई जो स्पीशीज है वह क्या कहलाती है, समन्वय मंडल। और वर्गाकार कोष्ठक से बाहर लिखी गई स्पीशीज क्या कहलाती है, आयनन मंडल। और इसमें उपस्थित जो आयन है वो क्या कहलाता है, प्रति आयन या काउंटर आयन। आयोनाइजेशन स्फीयर, समझ गए, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, समन्वय मंडल। तो वर्गाकार कोष्ठक में किसी भी जटिल यौगिक के वर्गाकार कोष्ठक में जो स्पीशीज लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन, समन्वय मंडल। और वर्गाकार कोष्ठक से बाहर जो स्पीशीज लिखी गई है उसे क्या बोलते हैं अपन, आयनन मंडल। और आयनन मंडल में उपस्थित धनायन या ऋणायन को क्या बोलते हैं अपन, प्रति आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति आयन। अब ये जो समन्वय मंडल में उपस्थित जो स्पीशीज है उसमें उपस्थित जो धनायन और ऋणायन है वो कभी भी अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते। समन्वय मंडल में उपस्थित जो धनायन और ऋणायन या उदासीन जो स्पीशीज है वो कभी भी अपना परीक्षण नहीं देते। अब देखो ये समन्वय मंडल और आयनन मंडल की बात हो गई। एक होती है समन्वय संख्या, क्या, समन्वय संख्या। लेकिन वो समन्वय संख्या देखने से पहले अपन को एक छोटी सी बात और देखनी पड़ेगी। वो कैसे, देखो यहां पर अपन उप सहसंयोजक बंध पढ़ रहे हैं ना रे, क्योंकि उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं तो उप सहसंयोजक बंध इनमें बनेगा। अब वो उप सहसंयोजक बंध होता क्या है, देखो आप सबने पढ़ा है मेजर रूप से अगर बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्ड है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, देखो एक तो आपका आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध। और एक कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध। और तीसरा जो बंध होता है वो आपका होता है उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध। आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है, देखो इलेक्ट्रॉन है उसको एक दूसरे को दे रहा है, एक जो परमाणु है वो दूसरे को अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। अरे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध। जैसे KCl है तो इसमें K प्लस था और Cl माइनस था कि नहीं। इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन परमाणु को दे दिया और इसने क्या बना लिया, क्लोराइड आयन बना लिया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, विन्यास पूर्ण हो गया। और यहाँ पर इसने एक त्याग दिया तो इसका पूर्ण पूरित विन्यास हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः क्या हो रहा है, आदान प्रदान। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से, आदान प्रदान से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बंध। दूसरे बंध की बात करें तो अपन सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध, सहसंयोजक। यहाँ पर क्या होता है, आयनिक बंध जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होता है। धातु और अधातु के मध्य आयनिक बंध बनते हैं। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा। जैसे अपन बात करें H2O, H2O की बात करें तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6।
और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। तो हाइड्रोजन अपने कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा? और ये जो ऑक्सीजन है वो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 6 के कितने बनाने की कोशिश करेगा? 8 बनाने की कोशिश करेगा। इस कारण से हाइड्रोजन वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाता है? साझा कर लेता है और एक बॉन्ड बना देता है। ये जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध बोलेंगे, सहसंयोजक, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे ही ये वाला भी इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार से बॉन्ड बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही बनते। तो आयनिक बंध सामान्यतः अधातु के मध्य बनते हैं, जहां पर विद्युत ऋणता लगभग क्या होती है? समान होती है, और इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान न होकर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? साझा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा। तीसरा जो बंध होता है वो उप सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? उप सहसंयोजक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, और इस स्थिति में क्या होगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होगा? दान होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मेरे पास ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इस पर चार्ज भी उपस्थित हो सकता है या ये न्यूट्रल भी हो सकता है। केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ में क्या जुड़ेगा? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगी। इलेक्ट्रॉन पेयर देगी कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर देगी। तो इलेक्ट्रॉन देने वाली जो स्पीशीज है उसे क्या कहा जाता है? लिगेंड। अरे किसी भी धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? लिगेंड। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे होगा? ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म होगा? लोन पेयर। तो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देगी कोई स्पीशीज, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म कौन सा है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हमारे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त स्पीशीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म किसी धातु परमाणु या आयन को दिया जाएगा। ये देखो, जिस धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाएगा उसकी तरफ ऐसे तीर एरो का चिन्ह लगाया जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे किसको दर्शाया जाता है? उप सहसंयोजक बंध को दर्शाया जाता है। इस तरह से ऐसे तीर के चिन्ह से। बात समझ में आ गई? अब ये तीर का चिन्ह का जो मुंह है वो किधर होगा? हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की तरफ होगा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन की तरफ होगा। और किससे किधर की तरफ होगा? लिगेंड से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की तरफ होगा। उप सहसंयोजक बंध किसे कहा जाएगा? ऐसे बंध जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त स्पीशीज द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे अपने? उप सहसंयोजक बंध बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो बंध बनता है उसे क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजक बंध बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रही है? दान कर रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है उसे लुईस एसिड बेस अवधारणा के अनुसार क्या बोलते हैं? लुईस बेस। क्या बोलेंगे? और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है लोन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाता है? लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड और बेस की अवधारणा पर आधारित है आपका कौन सा बॉन्ड? उप सहसंयोजक बॉन्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं उसे ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रही है और इसके द्वारा दिए जा रहे हैं।
जिसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं लोन पेयर उसे लुईस एसिड कहा जाता है। और वह स्पीशीज जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? लुईस क्षार कहा जाता है। उपसहसंयोजक मंद की जो अवधारणा है वो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर आधारित। ये आपने देखा बॉन्ड के आधार पर उपसहसंयोजक मंद किस प्रकार से होते हैं। अब अपने उदाहरण पर चलते हैं अपन, जो आपने लिखा था A4 NaCl6। अरे इसको क्या बोल रहे थे? आयनन मंडल। किसी भी संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्ठक से बाहर उपस्थित स्पीशीज क्या कहलाती है? आयनन मंडल। आयनन मंडल में उपस्थित स्पीशीज सदैव क्या हो जाती है? आयनित हो जाती है, पूर्णतः आयनित या विजित हो जाती है। ये है आपका क्या? समन्वय मंडल। क्या है? समन्वय मंडल। किसी संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्ठक में उपस्थित स्पीशीज क्या कहलाती है? समन्वय मंडल कहलाती है। अब इसे समन्वय मंडल में उपस्थित स्पीशीज पूर्णतः आयनित नहीं होती है, पूर्णतः आयनित नहीं होती। ये देखो, ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये वर्गाकार कोष्ठक में उपस्थित है वह परमाणु या आयन जिसे लिगेंड के द्वारा लोन पेयर दान किए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। वह परमाणु या आयन जिसे लिगेंड के द्वारा लोन पेयर दान किए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन? हाँ, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। परमाणु तो जब इस पर कोई चार्ज नहीं हो और इस पर चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे? आयन। और इसे क्या कहा जाता है? लिगेंड। क्या कहा जाता है? लिगेंड किसे कहा जाती है? वह स्पीशीज धनायन भी हो सकती है, ऋणायन भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को लोन पेयर दान करती है, लिगेंड कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर दान करती है उसे क्या बोलते हैं अपन? लिगेंड। अब देखो, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन था, इसे लोन पेयर दान करेगी, लिगेंड के पास लोन पेयर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये लोन पेयर, एक लोन पेयर जब दान करेगी तो एक डेटिव बॉन्ड बनेगा। इसे क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड या उपसहसंयोजक बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, ये आपका डेटिव बॉन्ड। तो जब एक लोन पेयर दान किया जाएगा तो कितना बंध बनेगा? एक उपसहसंयोजक बंध बनेगा। दो लोन पेयर दान करेंगे तो कितने? दो उपसहसंयोजक बंध बन जाएंगे। यानी जितने लोन पेयर दान करेगा उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो 6 है ये क्या है? इसकी समन्वय संख्या। क्या है? समन्वय संख्या। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाती है उसे क्या बोलते हैं? उसकी समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जितने उपसहसंयोजक बंध बनाती है या जितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है उसे क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है। ये है आपकी समन्वय संख्या। और ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है? काउंटर आयन या प्रति आयन। ये पूर्णतः आयनित या वियोजित होगा। इस वर्गाकार कोष्ठक में उपस्थित स्पीशीज पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं हो। तो ये छोटी की छोटी परिभाषाएं है अपनी, जो अपन ने यहाँ पर देखी। अब देखो, मैंने क्या बताया? वह स्पीशीज धनायन, ऋणायन या उदासीन जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर दान करती है उसे क्या कह रहे थे? लिगेंड कह रहे थे। तो इस आधार पर लिगेंड के अपन प्रकार बता सकते हैं। देखो,
लिगेंड धनायन भी हो सकता है, लिगेंड ऋणायन भी हो सकता है, और लिगेंड क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो ये आपके लिगेंड के प्रकार हो जाएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। अब देखो, ये तो आवेश के आधार पर अपन ने प्रकार देखे, और लिगेंड है वो दंतुकता के आधार पर भी। दंतुकता किसे बोलते हैं, देखो डेंटिसिटी या दंतुकता। दंतुकता क्या होती है, देखो ये आपका लिगेंड है, इसके पास लोन पेयर था, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको इसने एटम आयन को क्या कर दिया, लोन पेयर दान कर दिया। अब एक लोन पेयर अगर दान कर रही है तो इसे क्या बोलते हैं, एक दंतुक। क्या बोलेंगे, अगर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक बार में एक ही उपसहसंयोजक बंध बना रही है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एक दंतु। वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक ही लोन पे दान कर सकती है एक बार में, उसे क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड। और एक से ज्यादा बॉन्ड अगर बना लेता है तो उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, बहुदंतुक लिगेंड बोलते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर Cl माइनस है, अरे Cl माइनस नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पे है, इसको ये दान करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो कितना बॉन्ड बनेगा, एक ही बंध बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, एक दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेड। क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। ऐसे में बात कर लूँ Cl माइनस, तो ये आपका क्लोरिडो है, ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इसे भी क्या बोलेंगे, एक दंतुक। H2O वाटर के बाद लोन पेयर बैठा है, इसमें ये भी दान कर सकता है, एक ही दान करेगा, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, एक। कितनी है दंतुकता, एक। इस कारण से जल को क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु को इसने दान कर दिया। तो इस प्रकार से देखो NH3, इसकी दंतुकता भी कितनी होगी, एक ही होगी। अमीन, यह है आपका अमीन। NH2 माइनस, यह अमीन। हाँ समझ में आई कि नहीं आई, NH माइनस अमीन। तो ये सारे के सारे क्या है, एक दंतुक लिगेंड। क्या है, एक दंतुक लिगेंड। जिनकी दंतुकता एक होती है वो एक दंतुक लिगेंड कहलाएंगे। अरे कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। अब एक दंतुकता तो होती है, लेकिन वो एक दंतुक लिगेंड क्या हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं, और कुछ स्थिति में धनावेशित भी हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, अब एक दंतुक लिगेंड है उनके प्रकार की चर्चा करेंगे, उनके उदाहरण की चर्चा करेंगे एक दंतुक लिगेंड। तो सबसे पहले तो एक दंतुक लिगेंड हो गया ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, एक दंतुक लिगेंड बोलेंगे। अब एक दंतुक लिगेंड के उदाहरण देखें। तो पहले अपन एक दंतुक लिगेंड की चर्चा करें। एक दंतुक लिगेंड की बात करें, पहला आपका कौन सा हो गया, H2O। ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है तो ये बतौर लिगेंड कार्य कर सकता है। दूसरा है आपका NH3, इसके बाद लोन पेयर है, ये भी क्या कर सकता है, लिगेंड की भांति कार्य कर सकता है। एक है आपका CO, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, अरे कि नहीं, तो ये भी लिगेंड की भांति कार्य कर सकता है। PH3, फास्फोरस के बाद लोन पेयर बैठा है, ये भी लिगेंड की भांति कार्य करेगा। ऐसे आपके C5H5N, इसे क्या बोलते हैं, पिरिडीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरिडीन। नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर बैठा है, ये भी लिगेंड की भांति कार्य करेगा। और बात करें तो देखो NO, नाइट्रोसिल, ये भी लिगेंड की भांति कार्य करेगा। फिर बात करें तो X माइनस, इसमें आपका Cl माइनस मान लो, Br माइनस मान लो, I माइनस मान लो, ये क्या है, हैलाइड सारे के सारे। तो सारे के सारे हैलाइड किसकी भांति कार्य करेंगे, एक दंतुक लिगेंड की भांति कार्य करेंगे। और बात करें तो OH माइनस, अरे जैसे H प्लस बाहर निकाल दिया
ये लिगेंड की भांति कार्य करेगा। अभी इनके नाम भी देखेंगे। इसके आगे CN माइनस हाइलाइट हो गया। अब ये दाता परमाणु कार्बन भी हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। बात में समझ में आई कि नहीं? एक बार में केवल एक ही उपसहसंयोजक तो बनाएगा, लेकिन उस स्थिति में कार्बन दाता परमाणु है या नाइट्रोजन, उसके आधार पर इसके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें तो NO2 माइनस और ONO नाइट्रोजन पर या तो नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो या ऑक्सीजन परमाणु पर हो। तो ये नाइट्रोजन पर अगर नेगेटिव चार्ज उपलब्ध होगा तो नाइट्रोजन लोन पेयर दान करेगा, और अगर ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन लोन पेयर दान करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा। उसके आगे बात करें तो H माइनस और बाकी बात करें। अब देखो ये जो लिगेंड है इनके पहले अपन नाम देखेंगे, फिर उस पर उपस्थित आवेश देखेंगे और फिर दाता पर। इसका नाम, आवेश और दाता पर। दाता परमाणु का मतलब कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है। आवेश का मतलब ये धनावेशित लिगेंड है कि ऋणावेशित लिगेंड है, अगर आवेशित है तो इस पर कितना चार्ज उपस्थित है, इसकी बात करेंगे। और नाम का मतलब तो नाम है, क्या नाम होगा इस लिगेंड। तो सबसे पहले अपन H2O की बात करें तो इसका क्या नाम होगा, एक्वा। क्या नाम होगा इसका, एक्वा। H2O लिगेंड का क्या नाम होगा, एक्वा। अरे बताओ इस पर चार्ज उपस्थित है क्या रे, कोई चार्ज उपस्थित नहीं है, यानी चार्ज क्या है, जीरो। अरे लोन पे दान कौन करेगा इसमें, H2O में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पे बैठा है, तो दाता परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन। दूसरी बात करें NH3 तो इसका नाम क्या होगा, बतौर लिगेंड अमीन। क्या होगा, अमीन। अंग्रेजी में लिखो तो AMINE लिखा जाता है, ध्यान रखना, AMINE दूसरा लिगेंड हो जाएगा। अब देखो दाता परमाणु कौन सा होगा, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे, नाइट्रोजन होगा कि हाइड्रोजन, बोलो। नाइट्रोजन परमाणु होगा रे, हाइड्रोजन के पास तो एक ही था, वो तो मोड में काम में आ गया। चार्ज जीरो होगा, दाता परमाणु नाइट्रोजन हो गया। CO कार्बोनिल है, कार्बोनिल लिखेंगे इसे, क्या हो गया, ये कार्बोनिल हो गया। दाता परमाणु कौन सा होगा रे, ऑक्सीजन। चार्ज कितना होगा, वो भी न्यूट्रल है। PH3 क्या हो गया आपका, PH3 फोस्फीन। क्या हो गया, फोस्फीन। ओजीन अलग होता है, COCl। फोस्फीन हो गया। दाता परमाणु क्या होगा, फॉस्फोरिक हाइड्रोजन, फॉस्फोरस। और चार्ज कितना, शून्य, ध्यान रखना। और यहाँ पर अपन पीरिडीन की बात करें तो पीरिडीन में चार्ज कितना हुआ, इस पर भी जीरो। अरे नाइट्रोजन पर लोन पेयर बैठा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो ये आपका पीरिडीन होगा। एकांतर क्रम में क्या होता है, डबल। अब ये जो लोन पेयर है वो कामयाब, बात समझ में आ गई। तो ये पीरिडीन हो गया, इसमें ट्राइफेनिल, पीरिडीन हो गया, ये नाम है इसका। चार्ज कितना हुआ, जीरो। दाता परमाणु कौन है, बोलो, नाइट्रोजन। NO, NO का क्या नाम होगा, नाइट्रोसिन। क्या होगा, नाइट्रोसिन। चार्ज कितना है, जीरो है। और दाता परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। अब हेलोजन है, इनमें क्या बोलेंगे, इसको नाम होगा इनका हेलो। जैसे क्लोरो, सही ज्यादा नाम लास्ट में ईडो लगाने वाला हो सकता है, क्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयो, या क्लोरो ब्रोमो, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब चार्ज कितना होगा इन पर, -1 चार्ज होगा।
Cl माइनस Br माइनस I माइनस, एक चार्ज है ना, नेगेटिव वन चार्ज है इन पर, तो इस पर चार्ज कितना -1, और दाता परमाणु Cl Br ये होगा। OH माइनस, इसका क्या नाम होगा, हाइड्रोक्सो, क्या होगा, हाइड्रोक्सो। लास्ट में जो ऋणायनिक लिगेंड होते हैं उनके लास्ट में O जुड़ता है, क्या जुड़ता है, O। लगा रहे हैं ना अपन, देखो इसमें लास्ट में क्लोरो O लगाया क्लोरीन की, इसमें ये हाइड्रोक्सो लिखा, और ये आपका है Cl, इसे क्या बोलते हैं अपन, साइनो, क्या बोलेंगे, साइन। इसका नाम साइनिडो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइनिडो। इसमें दाता परमाणु की बात करें, चार्ज की बात करें तो चार्ज तो 1 है, कितना चार्ज है, तो दाता परमाणु कौन सा है, कार्बन, कौन सा है, कार्बन। और Cl माइनस, यहाँ दाता परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन, तो इसको क्या लिखते हैं, आइसोसाइनो, क्या लिखते हैं रे, आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो, क्या लिखेंगे, आइसोसाइनिडो। चार्ज कितना है भाई, -1, और क्या होगा, दाता परमाणु कौन सा हो जाएगा रे, नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ। NO2 माइनस, NO2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे, बोलो, अरे इसको नाइट्रिटो O लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको नाइट्रिटो O लिख सकते हैं, या नाइट्रो भी लिख सकते हैं। नाइट्रो, इसको क्या लिख दिया आपने, नाइट्रो लिख दिया। और बताओ चार्ज कितना है, -1 चार्ज है, और दाता परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन, नाइट्रो बोले तो कौन सा दाता परमाणु हो जाएगा। अब ये जो है ONO, इसमें दाता परमाणु क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इसको या तो नाइट्रो O लिखो या इसको नाइट्राइटो लिखो। चार्ज -1 ही है, और दाता परमाणु कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। H माइनस आपका क्या हो गया, हाइड्रिडो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रिडो, क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो, क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो। चार्ज क्या है, -1, दाता परमाणु हाइड्रोजन एक ही तो एटम है। तो इस प्रकार से अपन जो लिगेंड है उनके नाम यहाँ पर देखें, आपको ये सारे के सारे नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अपन आगे क्या करेंगे, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वो सारा का सारा इस पर ही बेसिस होगा। तो एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं। देखो पहले की बात करें, H2O क्या हो जाएगा आपका, एक्वा, H2O क्या होगा, एक्वा। दाता परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन, चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा। NH3, इसको क्या बोलेंगे, अमीन, दाता परमाणु नाइट्रोजन, चार्ज कितना, 0। CO कार्बोनिल लिगेंड हो गया, चार्ज कितना होगा, 0, दाता परमाणु कौन सा होगा, कार्बन। PH3 फोस्फीन, क्या बोलेंगे, फोस्फीन, PH3 क्या होता है, फोस्फीन, फोस्फीन तो COCl2 होता है। और दाता परमाणु कौन सा, फोस्फोरस, और चार्ज कितना, 0। इसके आगे बात करें पिरिडीन की, तो इसमें दाता परमाणु कौन सा हो गया, नाइट्रोजन, चार्ज कितना होगा, 0। इसके आगे बात करें, यह आपका नाइट्रोजिन हो गया, दाता परमाणु इसमें N होगा, इस पर भी चार्ज क्या होगा, 0। उसके आगे बात करें हेलो हो गए, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसको क्लोरिडो भी लिखा जा सकता है, ब्रोमिडो भी लिखा जा सकता है, और चार्ज कितना होगा, -1 होगा, दाता परमाणु उसी के आधार पर हो जाएगा। OH माइनस, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो, इसको हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लास्ट में ईडो जोड़ने वाला जो है वो IUPAC ने रिकमेंड किया, वो भी अपन लिख सकते हैं। जो अपनी पुरानी NCERT थी उसमें लास्ट में ईडो लगा हुआ था, ये जो पैटर्न चेंज होकर नई बुक आई थी इसमें ईडो नहीं है। आगे अपन बात करें Cl माइनस, दाता परमाणु कार्बन हो गया, Cl माइनस को साइनाइड अपन बोलते हैं ना, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको साइनो या साइनिडो,
दाता परमाणु कार्बन हो गया, चार्ज -1 हो गया। Cn माइनस, नाइट्रोजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है यानी दाता परमाणु नाइट्रोजन अगर हो गया है तो उसको आइसोसाइनो अपन बोलेंगे। चार्ज कितना होगा? -1 होगा। और NO2 माइनस, इसको नाइट्रो बोल दिया। क्या बोल दिया? नाइट्रो बोल दिया। दाता परमाणु नाइट्रोजन है। अब ONO, ऑक्सीजन अगर दाता परमाणु होता है तो इसको नाइट्रो एन या नाइट्राइटो लिखते हैं, नाइट्रीटो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाइट्रीटो। और उसके आगे H माइनस आपका क्या हो गया? हाइड्रीटो। क्या हो गया? हाइड्रीटो। दोबारा बोलते हैं, ये क्या बोलो? H2O एक्वा, Na3 अमीन, CO कार्बोनिल, Ph3 फॉस्फीन, ये पीरिडीन, NO नाइट्रोसिल, ये हेलो, OH माइनस हाइड्रोक्सो। समझ गए? OH माइनस क्या हो गया? हाइड्रोक्सो। Cn माइनस साइनो या साइनिडो। Cn नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, आइसोसाइनो, आइसोसाइनिडो। NO2 माइनस नाइट्रो, ये नाइट्रीटो या नाइट्रोएन। और ये क्या हो गया? हाइड्रीटो। इस प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं? इनके नाम लिख सकते हैं। इससे अपन को पता भी चल गया कि ये सारी की सारी एक तंतु है, एक ही दाता परमाणु है, एक ही दाता परमाणु है, एकदम डुप्लीकेट हो गए। चार्ज कितना होगा इन पर वो भी अपन ने देख लिया। और इसके आगे और अपने पास उदाहरण की चर्चा होगी। देखो NH2 माइनस, NH2 माइनस, ये हो गया। इसके आगे इसको एमिडो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एमिडो। एमिडो, AMID। NH2 माइनस हो गया। NH3 तो देखा था ना अभी अपन ने, इसको तो क्या बोल रहे थे? अमीन, AMMINE, अमीन। समझ गए? ये NH2 माइनस, उस पर चार्ज 0 था, इस पर क्या होगा? आवेश, एक आवेश होगा। दाता परमाणु तो वही नाइट्रोजन होगा। इसके आगे की बात करें तो अपने पास O2 माइनस, O2 माइनस, बात समझ में आ गई? अरे H2O2 से देख लो, इसमें ये जो O2 है वो ये वाली है O2 माइनस। बात समझ में आ गई? इसे क्या बोलते हैं? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है कि नहीं है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है H2O2। तो इस O2 माइनस इसको क्या बोलते हैं? परोक्स। क्या बोलते हैं? परोक्स। क्या बोलेंगे? परोक्स। और दाता परमाणु क्या होगा? ऑक्सीजन ही होगा। और चार्ज कितना है? -। कितना चार्ज है इस पर? -। इसके आगे बात करें तो CO3 माइनस। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? अब CO3 2 माइनस